હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ. આરબીસી બ્રેકિંગ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ચલો દોસ્તો, જોઈશું આપણે આજની બ્રેકિંગ ન્યૂઝ. મારી દીકરી હતી હિના કરીને, એ સાંજે 9 વાગ્યાની આસપાસ નીચે લઈને ઉતરી હતી. તો એકલામાં તેનું એક કૂતરું છે, એ કૂતરાને વારંવાર અમે ના પાડવા છતાં એ બાજુ લઈને આવ્યું અને મારી નાની દીકરી પર અટેક કર્યો. પહેલાં મોટી દીકરી પર અટેક કર્યો અને પછી નાની દીકરી પર અટેક કર્યો. એમાં નાની દીકરી હતી મારી રિષિકા કરીને, એની ડેડ થઈ ગઈ છે અમારે. તો એના માટે બસ અમે આ ન્યાય માટે આવ્યા છે. શું કહેવું છે પોલીસનું? પોલીસ તો કહે છે કે હા ભાઈ, અમે એરેસ્ટ કરી લાયા છે, અત્યારે 24 કલાક રાખીશું, એ કહી રહી છે અત્યારે પોલીસ. તો કેટલા સમયથી આ કૂતરું છે તમારી સોસાયટીમાં? કૂતરું આ કમસે કમ નહીં તો 8-10 વર્ષથી છે. આના પહેલાં કોઈ હુમલાની ઘટના થઈ? આના પહેલાં એકવાર થયેલી, મારી બેબી પર જ થયેલી. ત્યારે અમે ધ્યાન ના આપ્યું કે અંદર એવું કામ મગજમારી કરે, એ હિસાબથી. ये पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग उसी वजह से हुआ है। क्या मतलब क्या गिरा था उसको? ये गिरा था, आर्टी का फायर गिरा था उसको। आर्टिलरी का फायर? जी जी। कब गिरा था? ये सर परसों गिरा था। परसों जब सीज फायर वाले? जी जी, सीज फायर के बाद जब सीज फायर हुआ था उसके बाद ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो ये मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया। जी जी ठीक। तो क्या मतलब आप लोग तब घर पे रह रहे थे क्या? मतलब अगर जब सीज फायर हुआ तो जो हमारे पेरेंट्स थे वो चले गए थे और कैंप में रहने के लिए। जब सीज फायर हुआ तो घर को वापस आए तो जब सीज फायर के बाद ये उन्होंने नापाक हरकत की है। घर में आप लोग बैठे? हाँ, घर में बैठे थे सर। और 10 मिनट पहले ही जब फायरिंग हुई तो हम माँ के गए उधर बंकर में छपने के लिए, तो ये हमारे घर में गिर गया। जब गिरा तब घर में कोई नहीं था? तो बस यही नुकसान हुआ? जी जी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर फिर भारतीय क्षेत्र में घुसे। सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते कैंक जो गांव है वहां पर देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा में आकर गिरा, जिसके बाद ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले छत अगर आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि छत पर ये ड्रोन जो है वो आकर गिरा, जिससे इस छत को जो है, ये किचन है घर की, जिस छत को नुकसान हुआ है। और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद अगर इस घर की छत की बात करेंगे तो छत पर भी जो है, जो बर्तन यहाँ पर पड़े हुए थे वो आपको दिखाएंगे कि इन बर्तनों में भी काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। ये बर्तन जो उस वक्त यहाँ पर पड़े हुए थे, जो स्प्लिंटर आकर यहाँ पर लगे हैं, और उससे ये नुकसान जो है वो घर की छत को भी यहाँ पर जरूर हुआ है। और ये स्प्लिंटर भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हैं, और इस छत को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो आप ये देख सकते हैं दीवार में भी जो स्प्लिंटर हैं उसके निशान साफ तौर से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय यहाँ पर कोई शख्स जो है वो मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता था। इस घर के कुछ सदस्य जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात जो है वो करेंगे। सर, कितने बजे का समय उस वक्त रहा होगा और क्या यहाँ पर हुआ उस वक्त? ये तकरीबन 8:45 का करीब टाइम था। तो जब घर की जो लेडी है वो अंदर खाना बनाने के लिए वहाँ बैठी हुई थी, 5-7 चपातियां बनी थी, तो उसके बाद अचानक से धमाका होता है। मैं तो हमारी जो सरकार है, मोदी जी से हम यही अपील करेंगे कि इस पूंछ को ही काट दो, अगर सीधी नहीं होती तो पूंछ ही काट दी जाए। 8:30 बजे में नीचे गर्मी थी तो नीचे मारी बीजी बेबी भी नीचे लेना आया था, तो नीचे बैठे ने ये छोकरी आमથી રોટવીલર ને લઈને આવી રીતે અમે બેઠેલા હતા, પાછળથી લઈને આવીને એને હુમલો કરી લીધો। તો એ મોટી બેબીને બધું કહ્યું તો એને રાતની એડમિટ કરવાની હતી, આવો બનાવ બન્યો એટલે અમે એને એડમિટ નહીં કરી દેતા, બધી વિધિ કરવા માટે સાસરી લઈ ગયા મોટી બેબી, પેલી નાની ભાટીની વિધિ માટે। અને પછી નાની બેબી અત્યારે એડમિટ કરી છે ને હું રાત્રે 3 દવાખાના ફરી હું, પણ બધા દવાખાના કહે કે તમે કર્યું એટલે તમે જલ્દી લઈ જાઓ। અને આ ચોથી વખત મારા ઘરનો બનાવ બન્યો, મેં કહીએ તો અમને ઉડતી ધમકી આલે કે એનું એ જ કૂતરું, પહેલાં બી મારા એક નાનું કૂતરું રાખવું વાળું તે એને કહ્યું આ ઘરે તો મેં 4000ની દવા કરાવી, ફરી મારી બેબીને કહ્યું છે આ બધે પેટે અહીંયા હાથે બધે નિશાનીઓ અત્યારે। અને ફરી એકવાર એને હુમલો કર્યો, ફરી અત્યારે ત્રીજી વખત હુમલો, ચોથી વખત હુમલો કર્યો ને એ અત્યારે મોટી બેબીને અત્યારે હાલજી એડમિટ કરેલી છે ને નાની બેબી મારી રહીને દુનિયા ને મારે કઈ ના જોઈએ, મારી બેબી લઈ આલે કો તો મને ન્યાય લાવો બસ, નહીં મારે નહીતર હું આવી જ રીતે હું બેઠી રહે, મારે ન્યાય જોઈએ। મારી બેબી ખોવાઈ ગઈ, મારી બેબી મોટી બેબી તો 2 ફોન છે અને કોઈ ફોન જ નથી રહ્યું અત્યારે હાલમાં, એની સાસરી મૂકીને આવી તો એ બોલતી નહીં, મારો રૂશો લાવો,
मारो रुशियो लावा। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकालती थी तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, પાટીઓ લાલપુર હાઈવે વરસાદ તેની ધારે ચાલુ થયો છે। ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાની જાહેરાત કરીને સમગ્ર ભારતના દિલ જીતનારી કર્નલ સોફિયા કુરેશી પર આખો દેશ ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે। તેમનો શાંત આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ અવાજ અને દેશભક્તિથી ઝળહળતો ગણવેશ દરેક ભારતીયને પ્રભાવિત કરતો હતો। આ ક્ષણ માત્ર લશ્કરી બ્રીફિંગ જ નહીં પણ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી પ્રેરણાદાયક ક્ષણ પણ બની ગઈ છે। ઐતિહાસિક ક્ષણની સૌથી ભાવનાત્મક સાક્ષી તેમની जुड़वा बहन डॉक्टर साइना सुनसारा हती, जेमनी आंखों में एक ज समये गर्व अने आंसू पण हता। आ क्षण दरेक भारतीयना हृदयमां हमेशा माटे जीवंत रहेशे। कर्नल कुरेशी अने सुनसारानो जन्म वडोदराना एक लश्करी परिवारमां थयो हतो। त्यारे एमनी बहन साइना सुनसारा विषे जाणीए तो साइना सुनसारा तेनी जुड़वा बहन कर्नल सोफिया कुरेशीनी जेम ज एक नोंधपात्र व्यक्ति छे, जेमना नामे घणी नोंधपात्र सिद्धिओ छे। डॉक्टर साइना एक अर्थशास्त्री, भूतपूर्व आर्मी कैडेट, फैशन डिजाइनर और पर्यावरणविद छे। डॉक्टर साइना सुनसारा ने वडोदरानी वंडर वुमन तरीके ओळखाय छे। तेणीने मिस गुजरात, मिस इंडिया अर्थ 2017 और मिस यूनाइटेड नेशन्स 2018 नो ताज पण मळ्यो छे। आ उपरांत सुनसारा राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट पण छे। भारतीय फैशन उद्योग में तेमना योगदान बदल तेणीने 2018 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाळके पुरस्कार पण मळ्यो हतो।
હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ શાયના સુનસારા પણ એક મોડલ છે અને ગુજરાતમાં 1 લાખથી વધુ વૃક્ષો વાવવાની તેમની પહેલ માટે પ્રખ્યાત છે. હજુ પણ રાજ્યના ભિન્ન ભાગોમાં વરસાદ થશે. કેટલાક ભાગમાં હજુ પણ ભારે વરસાદ થશે. તારીખ 12મી સુધી લગભગ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 13મી તારીખમાં પણ કોઈ ભાગમાં વરસાદ થશે. ત્યારબાદ તારીખ 15, 16 અને 17માં ભિન્ન ભાગોમાં રાજ્યના વરસાદ થશે, જેમાં લગભગ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, મહેસાણાના ભાગો, જામનગરના ભાગો, કચ્છના ભાગો અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અને અમરેલીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. તે તારીખ 17થી ગરમી વધશે અને મહત્તમ તાપમાન કોઈ ભાગમાં 39 ડિગ્રી કે 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન લગભગ 39-40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું રહેવાની શક્યતા રહેશે. મહેસાણાના ભાગોમાં પણ 39-40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું રહેવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં 33-34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું રહેવાની શક્યતા રહેશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 33-34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું મહત્તમ તાપમાન થવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં પણ 35-37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થવાની શક્યતા રહેશે. પંચમહાલના ભાગોમાં પણ 37-37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું મહત્તમ તાપમાન વધી શકે છે. એટલે હવે ભેજ અને ઉકળાટ સાથે તારીખ 15 બાદ ગરમી વધતી જશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સતત 3 દિવસ ચાલેલા તંગદિલી ભર્યા વાતાવરણ બાદ ગઈકાલે મોડી સાંજે જે પ્રમાણે સરકારે જાહેરાત કરી કે સીઝ ફાયર કરી દેવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં ગત મોડી રાત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર કેટલાક ચમકલા થયા હતા. પરંતુ હવે વાત કરીએ તો મધરાતથી આજે વહેલી સવાર સુધીમાં એવી કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના નથી બની કે નથી પાકિસ્તાન તરફથી ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારોમાં કોઈ ડ્રોન હુમલો કરવામાં આવ્યો. તે બાદ આપ જોઈ શકો છો હાલમાં કચ્છ જિલ્લાનું ભચાઉ નગર છે કે જ્યાં સામાન્ય દિવસની જેમ જ તમામ ગતિવિધિ જોવા મળી રહી છે. તમામ બજાર ખુલ્લા છે, તમામ દુકાન ખુલ્લી છે અને સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મહિલાઓથી લઈને નાના બાળકો અને તમામ લોકો રાબેતા મુજબ ખરીદી પોતાના કામ ધંધા માટે નીકળતા જોવા મળી રહ્યા છે. વાહનોની અવરજવર પણ એટલી જ સામાન્ય દિવસ મુજબ થઈ રહી છે. એટલે હાલ એટલું કહી શકાય કે જે તણાવ હતો તે સંપૂર્ણ ઘટી ગયો છે અને હાલ એવી કોઈ જ સ્થિતિ નથી જેથી કરીને લોકોને ચિંતા કરવાની જરૂર પડે. बचाओ कैमरा पर्सन अक्षय रावल साथ अर्पण कायदावाला जी मीडिया। प्राउड फील हो रहा है, मेरे पापा बहुत अच्छे से, मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। अंतिम बार कब बात हुई थी आपके पापा से? रात को 9 बजे। क्या कहा था पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का।
ये सुबह 5:15 बजे शुरू हुआ और 7 बजे तक ये फायरिंग चला है। तो हम तो जब आवाज़ आई हमने तो पता है कि हमने नौकरी की हुई है, हमें पता है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। मैंने सब अपने बच्चों को उठा कर अंदर एक साइड में कर दिया, खुद बाहर ही खड़ा था। जब मेरे घर में फटा तब भी मैं पाता दरवाजे के अंदर था, लेकिन मैं देख रहा था। जब जमीन के अंदर घुसा तो फिर मैं यहाँ से भागा। मैंने बोला अभी ये फटेगा, तो फिर नुकसान तो हो ही गया अभी। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद जब फायरिंग बंद हुआ उसके बाद देखा मैंने पूरा अपना नुकसान। तो यही चाहते हैं कि हमारे मकान गिरा सकता है, हमारी गाड़ियाँ तोड़ सकता है, मतलब हमारे हौसले भी तोड़ सकता है। हौसले आपके बुलंद, हमारे हौसले बुलंद हैं। रजौरी हमेशा से इम्पैक्ट रहा है। रजौरी पुंछ में हमेशा शेलिंग हुई है, यहाँ के मासूम लोगों को ही पाकिस्तान ने टारगेट। और जब भी हुआ तो रजौरी पुंछ के लोग ही आ गए, चाहे पुंछ के लगा लो, मेंढर के लगा लो, डांगरी गाँव के लगा लो। पहले भी हुआ था यहाँ पे अटैक हुआ, बिल्कुल मासूम आदमी की जान गई। तो ये हिंदू बेल्ट देख कर ये काम हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ शहर को निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात से भी लगातार पुंछ शहर को सबसे ज्यादा गोलाबारी पाकिस्तान की द्वारा की गई है, जिसके निशान आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा दागे गए गोलों के निशान आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये पुंछ शहर का परेड बाजार है और बीती रात यहाँ भी गोलाबारी की गई है और कई दुकानों का नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख भी सकते हो कि जब पाकिस्तान द्वारा दागे गए गोलों के निशान जगह जगह पर आपको दिखाई देंगे। ये बीती रात जो गोलाबारी हुई है उसमें पुंछ शहर के कई दुकानों का नुकसान हुआ, कई घरों का नुकसान हुआ है और इसमें तकरीबन 2 से 3 लोग भी जख्मी हुए हैं। और इसके साथ ही बीती रात जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है वो ड्रोन सुरकोट के इलाके में किया गया, जिसमें एक छोटी बच्ची घायल हो गई है। और लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, अब उसकी गोलों की जो रेंज भी काफी बढ़ गई है। पुंछ से कई किलोमीटर दूर तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का इलाका है, वहां भी जो पाकिस्तान द्वारा शेलिंग की जा रही है, वहां भी कुछ लोग जख्मी हुए। लगातार जो इन्हीं इलाकों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले थोड़ी देर के लिए रुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से गोलाबारी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। पुंछ से रमेश बाली, जी मीडिया। पाकिस्तान की एयरफील्ड करदू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ,
यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ। આરબીસી બ્રેકિંગ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો ચલો દોસ્તો, જોઈશું આપણે આજની બ્રેકિંગ ન્યૂઝ। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइन उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है इन घर वालों को। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાલ તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે। આ વચ્ચે સમગ્ર દેશમાં એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરત શહેરના જે દરિયાઈ તટ વિસ્તાર છે તેમાં પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। હજીરા દરિયાઈ પટના સીધા દ્રશ્ય છે, જ્યાં મરીન કમાન્ડો અને બ્લેક કમાન્ડો જે છે તે સમગ્ર જે વિસ્તાર છે તે વિસ્તારમાં અહીં જે પેટ્રોલિંગ જે છે તે કરી રહી છે। ડીસીપીની આગેવાનીમાં આખો જે કાફલો છે તે કાફલો અહીં આવી પહોંચ્યો છે। ખાસ કરીને ડીસીપી આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે આપણે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। જી સર, કયા પ્રકારનું પેટ્રોલિંગ? આપ જોઈ રહ્યા છો કે હજીરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસનું સતત મરીન કમાન્ડો સાથે પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું છે। અમે દરેક બાબતમાં 24/7 સતર્ક છીએ। કઈ કઈ જગ્યા જે એટલા સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે, હું તમને પોઈન્ટના નામ તો નહીં જણાવું, પરંતુ જેટલા સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે, વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન છે, ત્યાં આગળ અમારા મોરચા પોઈન્ટ જ છે અને ત્યાં અમારું રૂટ પેટ્રોલિંગ ચાલે છે। આ ઉપરાંત અમારી સરકારી બોટોમાં પણ દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું છે। इस वक्त हम पठानकोट के सुजानपुर में मौजूद हैं और पूरी रात फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से और बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक
शेल है जो कि यहाँ पर पड़ा मिला है। हालांकि इससे दूर रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट एक एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर गिरा हुआ है और पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, आर्मी को बुलाया गया है। अजय महाजन, ज़ी मीडिया, पठानकोट। बड़ी पूरी रात होगी, हमें इसी तरह दीवारों के नीचे छुपते, जब ऊपर से पाकिस्तान से शेल आए, ऊपर लगे, हम यहाँ से मकान डैमेज हो गया, हम बाहर रहे, दीवारों के नीचे रात निकाली हमने, ऐसे बचे लेके कभी कहीं कोई डर बता रहे, हमारा कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी पूरे टंगदार पूरी करना की यही है, करना की सिचुएशन टंगदार की यही है। चारों तरफ पाकिस्तान से शेल आ रहा है और काफ़ी मकान नुकसान हुए, जो कि बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनका छोटा मोटा आशियाना था वो बर्बाद हो गए। तो अब गुजारिश है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से इसके लिए कि इनका जो है कॉम्पनसेशन या जो भी है इनकी लिस्टें बना के रख दी जाए, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे और इनको मुआवजा इनका दिया जाए। बड़ी पूरी रात होगी, हमें इसी तरह दीवारों के नीचे छुपते, जब ऊपर से पाकिस्तान से शेल आए, ऊपर लगे, हम यहाँ से मकान डैमेज हो गया, हम बाहर रहे, दीवारों के नीचे रात निकाली हमने, ऐसे बचे लेके कभी कहीं कोई डर बता रहे, हमारा कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी पूरे टंगदार पूरी करना की यही है, करना की सिचुएशन टंगदार की यही है। चारों तरफ पाकिस्तान से शेल आ रहा है और काफ़ी मकान नुकसान हुए, जो कि बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनका छोटा मोटा आशियाना था वो बर्बाद हो गए। तो अब गुजारिश है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से इसके लिए कि इनका जो है कॉम्पनसेशन या जो भी है इनकी लिस्टें बना के रख दी जाए, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे और इनको मुआवजा इनका दिया जाए। इस वक्त हम पठानकोट के सुजानपुर में मौजूद हैं और पूरी रात फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से और बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक शेल है जो कि यहाँ पर पड़ा मिला है। हालांकि इससे दूर रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट एक एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर गिरा हुआ है और पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, आर्मी को बुलाया गया है। अजय महाजन, ज़ी मीडिया, पठानकोट। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાલ તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે। આ વચ્ચે સમગ્ર દેશમાં એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરત શહેરના જે દરિયાઈ તટ વિસ્તાર છે તેમાં પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, હજીરા દરિયાઈ પટના સીધા દ્રશ્ય છે જ્યાં મરીન કમાન્ડો અને બ્લેક કમાન્ડો જે છે તે સમગ્ર જે વિસ્તાર છે તે વિસ્તારમાં અહીં જે પેટ્રોલિંગ જે છે તે કરી રહ્યું છે। ડીસીપીની આગેવાનીમાં આખો જે કાફલો છે તે કાફલો અહીં આવી પહોંચ્યો છે। ખાસ કરીને ડીસીપી આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે આપણે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। જી સર, કયા પ્રકારનું પેટ્રોલિંગ? આપ જોઈ રહ્યા છો કે હજીરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસનું સતત મરીન કમાન્ડો સાથે પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું છે। અમે દરેક બાબતમાં 24/7 સતર્ક છે। કઈ જગ્યા જે એટલા સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે, હું તમને પોઈન્ટના નામ તો નહીં જણાવું, પરંતુ જેટલા સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે, વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન છે, ત્યાં આગળ અમારા મોરચા પોઈન્ટ જ છે અને ત્યાં અમારું રૂટ પેટ્રોલિંગ ચાલે છે। આ ઉપરાંત અમારી સરકારી બોટોમાં પણ દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું છે। आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है इन घर वालों को। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया,
पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइन उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। कल सुबह हमारी यहाँ शाखा भी लगी हुई थी, तो उसी वक्त ये 8 बजे के लगभग ये वाकया हुआ। तो यहीं आकर ये पाकिस्तान का जो बम है मंदिर के ऊपर आकर गिरा और इसी के नजदीक ही 8-10 बम और गिरे। जैसे ये टंडन जी के घर हुआ, जैसे ये सादीलाल जी की बेकरी के बाहर चौक में हुआ, जैसे ये अनिल पुरी जी की दुकान पर हुआ, ये सिंह सभा गुरुद्वारे पर अटैक हुआ बम का, और भी 3-4 जगह पर इकट्ठे हुए। सात से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। देखिए, यहाँ सीज फायर तो रहता ही है, सीज फायर वायलेशन रहता है, और दूसरा अगर कोई गोलाबारी होती है तो शेलिंग का खतरा रहता है। बाकी जो हमारा एरिया है वो लोग तो बिल्कुल LOC पे रहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये फर्स्ट उनका कांटेक्ट है। तो सबसे पहले जो भी कोई पेशेंट होगा, कोई भी ऐसी मेडिकल कैजुअलिटी होगी, कुछ भी होगा, वो सबसे पहले हमारे पास आएंगे।
देखिए माहौल तो थोड़ा सा टेंस चल रहा है बॉर्डर पे, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो अभी हमें पहले ही हमारे पास ऑलरेडी ऑप्टिमम स्टॉक था हमारे पास मेडिसिन का, इमरजेंसी मेडिसिन का, बट अब और आ रहा है। जैसे जैसे बॉर्डर पे थोड़ा थोड़ा माहौल टेंस होता जा रहा है, वैसे वैसे हम बाकी रिक्वायरमेंट भी दे रहे हैं और ज़्यादा इमरजेंसी मेडिसिन आ भी रही हैं।